देखो भाई, अपने बारे में बताऊंगा तो जो मुझे पहले दिन जब मैं 10 जून को यहाँ पर आया था, एक स्लाइटली डर होता है ना कि आगे काम कब मिलेगा, वो डर मुझे अभी भी लगता है। हाँ, ये स्ट्रगल तो मतलब स्ट्रगल तो चल ही रहा है ना, मेरा 18 साल से स्ट्रगल चल रहा है। वो अलग बात है, मुझे कोई नहीं जानता। नसीर साहब के साथ काम किया। मेरी जो जर्नी स्टार्ट हुई ये दिल्ली से स्टार्ट हुई। बच्चन साहब के साथ मैंने 2 प्रोजेक्ट किए हैं। तू अगर पैसे वाला है, तेरे पास अगर पैसा है तो तू लगा के अपनी फिल्म बना के अपना हीरो बन जाना यार। एज एन एक्टर नहीं, एज ए स्ट्रगलिंग एक्टर मुझे काम चाहिए। कहानी में विश्वास रखता हूँ जिसमें राजा ने बोला था कि मटके बनाओ, और राजा हर दिन आके सारे मटके तोड़ दिया करता था। और मैंने कई फिल्में करी जिसमें मेरे रोल मतलब पूरे ही हटा दिए गए। हेलो एवरीवन, दिस इज़ आदर्श मिश्रा हियर एंड यू आर वाचिंग मी ऑन बॉलीवुड हेल्पलाइन। सो आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं मिर्ज़ापुर 3 के वन ऑफ द आइकॉनिक कैरेक्टर्स गेरुआ कुमार, जो हमारे सामने बैठे हैं। सो प्लीज़ वेलकम मुकेश अग्रहरी जी। थैंक यू सो मच। वेलकम टू बॉलीवुड हेल्पलाइन सर। सो सर, ऑन स्क्रीन तो आप बड़े, आपका जो मिर्ज़ापुर में कैरेक्टर था बड़ा ही खूंखार था, और आज आप ऐसे सामने बैठे हैं। सो सबसे पहले ये जानना चाहेंगे आपकी जर्नी कब स्टार्ट हुई एक्टिंग की? मेरी जो जर्नी स्टार्ट हुई ये दिल्ली से स्टार्ट हुई। मैं पॉलिटिकल ऑनर्स में था, सेकंड ईयर में, तो मैं फेल हो गया। तो मैंने कहा यार अब मैं क्या करूँ, ज़िंदगी में लंका लग गई। तो फिर मैं वहाँ मंडी हाउस के पास से गुजरा, तो फिर मेरे गुरुजी का जो अपना थिएटर, उनकी वर्कशॉप थी, तो मैंने वो ज्वाइन करी जिसका नाम था मास्क। मेरे गुरुजी का नाम है श्री दिनेश अलावत जी। और उसके बाद थिएटर करता रहा वहाँ, मतलब मैंने 1-1.5 साल थिएटर किया, कोई ज़्यादा भी नहीं किया। फिर मैं 10 जून 2006 इंडियन एयरलाइंस की फ़्लाइट से मुंबई आ गया स्ट्रगल करने के लिए। सो सर, जैसे आपने बताया स्ट्रगल, तो क्या लगता है अभी तक वो स्ट्रगल का फेज हाँ, चालू है वही। या आपको फेम मिला? जैसे आपने मिर्ज़ापुर जैसी कुछ आइकॉनिक प्रोजेक्ट्स में भी काम किया है, तो वो स्ट्रगल वाला फेज क्या आपको लगता है अभी भी आपका चल रहा है? हाँ, ये स्ट्रगल तो मतलब स्ट्रगल तो चल ही रहा है ना, मेरा 18 साल से स्ट्रगल चल रहा है। और मैं काम भी 18 साल से कर रहा हूँ। ऐसा नहीं कि कभी मैंने काम ना किया हो। हर साल मेरे 6-7 प्रोजेक्ट रिलीज़ होते हैं। जब फिल्मों का ज़माना था तो फिल्में करता था, कम से कम 4-5 रिलीज़ होती थी। आज वेब आ गई तो 7 प्रोजेक्ट तो मेरे रिलीज़ होते ही होते हैं। वो अलग बात है, मुझे कोई नहीं जानता, लेकिन मैं काम शुरू से कर रहा हूँ इस इंडस्ट्री में। सो सर, आपके कुछ आइकॉनिक प्रोजेक्ट्स जो आपने किए रादर देन मिर्ज़ापुर जो आपने किया, उसके बताता अलावा? हूँ। मैंने एक वेब सीरीज़ की थी ताज, नसीर साहब के साथ काम किया था। वो मेरे मतलब मेरे काम करना मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। बच्चन साहब के साथ मैंने 2 प्रोजेक्ट किए हैं। एक सेक्शन 64, कुछ इसका ऐसे ही नाम है, वो किया है। सेक्शन 84, सॉरी, सेक्शन 84 नाम है। उसमें मैंने बच्चन साहब का कैरेक्टर ही प्ले किया है। और मैंने हर बड़े डायरेक्टर के साथ काम किया है। मोहित सूरी सर के साथ 2 फिल्में करी हैं। एक का नाम था आशिकी 2, एक का नाम था अधूरी कहानी, सो सर, हमारी अधूरी कहानी। जैसे आपने कहा कि आपको इस इंडस्ट्री में 18 साल पूरे हो चुके हैं, हाँ। जबकि एक बहुत काफ़ी साल से आप इस इंडस्ट्री को देख रहे हो, बहुत सारे ट्रांजिशन देखे होंगे आपने 18 सालों में। तो कुछ एक आपका एक एक्सपीरियंस कैसा रहा ओवरऑल इस इंडस्ट्री में 18 साल में? आपने जब आपने स्टार्ट किया और अब जब आप 18 साल बाद देखते हो, तो क्या डिफरेंस लगा आपको इंडस्ट्री में, काम में या एक्टर्स में, या कैसे काम करने का तरीका चेंज हुआ है? देखो भाई, अपने बारे में बताऊंगा तो जो मुझे पहले दिन जब मैं 10 जून को यहाँ पर आया था, एक स्लाइटली डर होता है ना कि आगे काम कब मिलेगा, वो डर मुझे अभी भी लगता है। मैं अभी भी सोचता हूँ कि अगले महीने का मैं किराया कैसे दूंगा, अपना रेंट कैसे पे करूँगा, और आगे मेरी ज़िंदगी का जीवन यापन क्या होगा। और इंडस्ट्री में रही बात चेंज की, तो इंडस्ट्री में जब वेब सीरीज़ नहीं आई थी, और जब मतलब वेब सीरीज़ का दौर है ना अभी ये, और यूट्यूब पे फिल्में वगैरह बनना, वेब सीरीज़ का दौर, तो मैं तो पहले से ही काम कर रहा हूँ यार। मैं ना इस चीज़ में बिलीव नहीं रखता कि वेब सीरीज़ आए या फिल्म आए। एज एन एक्टर, एज अ स्ट्रगलिंग एक्टर, एज एन एक्टर नहीं, एज अ स्ट्रगलिंग एक्टर मुझे काम चाहिए। चाहे वेब सीरीज़ बना लो आप, चाहे फिल्म बना लो। तो मैं इतने बड़े लेवल में जाके मैंने कोई क्या चेंज वगैरह नहीं देखा। बस इतना चेंज है कि पहले हम लोग फ़ोटोएँ देते थे, आजकल आपका व्हाट्सअप से ही काम हो जाता है। पहले आपको लाइन लगा के ऑडिशन देने पड़ते थे, आज आप फ़ोन से अपना प्रोफाइल भेज दोगे, अपनी फ़ोटो भेज दोगे, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो इंडस्ट्री में और कोई कितना वैसी शूटिंग हो रही थी जैसे 2006 में हो रही थी। पहले शायद जब मैं आया था तो 2-3 साल फुटेज का टाइम था, जब फुटेज लगती थी, आजकल चिप लगती है। तो पहले से शूटिंग जैसे हो रही थी वैसे आज ही शूटिंग हो रही है, कोई इतना बड़ा अंतर नहीं है। बस मुंबई में मेट्रो बन गई है और बस, और कुछ ज़्यादा खास नहीं, वही लोकल ट्रेन है और मज़ा वैसे ही है। तो सर, एक्टर्स को बेसिकली ऐसा कहा जाता है कि एक्टर्स एक
पोजीशन पे आने के बाद चेंज हो जाते हैं, प्रोडक्शन हाउसेस चेंज हो जाते हैं, उनसे व्यवहार जो हम बिहेवियर कहते हैं वो बराबर से नहीं किया जाता, तो ऐसा कभी एक्सपीरियंस आपके साथ हुआ है? नहीं, देखो जो बड़े एक्टरों की आप बात करोगे ना तो बिहेवियर क्या चेंज हो जाता है। सिस्टम ये है, कोई बंदा सेलिब्रिटी बन गया तो यार उसे तो, जब सेलिब्रिटी तभी बनता है ना जब सब लोग उसे प्यार करते हैं। तो अगर वो बड़ा सेलिब्रिटी बन गया तो यार उसे जाहिर सी बात है कि उसे अपना बचाव करना पड़ेगा, मतलब अदरवाइज़ लोग ना आके उसे तंग करें, परेशान करें। तो टेंट्रम नहीं होता, इंसान को अपनी हिफाजत करनी पड़ती है। जैसे कोई बहुत ख़ास आदमी होता है, जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर हो गए, चीफ मिनिस्टर हो गए, जो बड़े बड़े ओहदे में लोग बैठे हैं, तो ख़ास लोगों की सुरक्षा रहती है, तो वो अपने वैसे रखना पड़ता है। नहीं तो यार वो फिर वो भी आम हो जाएंगे ना। आम से खास बनने के लिए उन्होंने कितनी लड़ाई लड़ी है, कितना स्ट्रगल किया है, तब वो खास बने हैं। काम मिलने की बात यार, मैं तो यार मेहनत में विश्वास रखता हूँ, और मुझे जो है इंडस्ट्री में हर कास्टिंग डायरेक्टर ने, हर कोऑर्डिनेटर ने, हर डायरेक्टर ने काम दिया। मैंने मोहित सूरी के साथ 3 प्रोजेक्ट किए, दो बंसाली सर के साथ 1 किया, मैंने राम गोपाल वर्मा के साथ 3 प्रोजेक्ट किए, रोहित शेट्टी सर के साथ काम किया। ऐसा कोई डायरेक्टर नहीं जिसका मैंने काम ना किया। अनुराग सर के साथ भी 3 किया है। तो यार वो डिस्क्रिमिनेशन किसी के साथ नहीं होता, सब ज़रूरत की बात होती है यार। तू अगर पैसे वाला है, तेरे पास अगर पैसा है तो तू लगा के अपनी फिल्म बना के अपना हीरो बन जाना यार, क्यों इतनी बातें कर रहा है। अगर तेरा पैसा है तो तुम ना लगा के फिल्म बना ले। भाई मैं तो यार लौनी देहात का रहने वाला हूँ, मैं गाज़ियाबाद का, मैं वहाँ से यहाँ पर लड़ने के लिए आया था। मेरे को जो काम मिल रहा है ठीक मिल रहा है काम यार। मैं बात सुन, मैं तैराक हूँ, ठीक हूँ यार, अच्छी बात है, लेकिन मैं भी तो जितना तैर सकता हूँ उतना ही तैरूँगा ना, जितनी मेरी कैपेसिटी है। तो मुझे मेरी कैपेसिटी के हिसाब से ठीक काम मिल रहा है भाई। मतलब छोटा मोटा काम मिल जाता है, महीने के 20-25 हज़ार रुपये मैं कमा लेता हूँ, काफ़ी है मेरे लिए। तो सर जैसे आपने कहा कि जैसे तैसे आपको प्रोजेक्ट्स वगैरह मिलते हैं, कभी कोई ऐसा प्रोजेक्ट आपको मिला है कि आपको बताया कुछ गया हो कि आपका रोल के बारे में, एंड जब वो मूवी या वेब सीरीज़ रिलीज़ हुई या कुछ हुआ तो निकला ही कुछ और कि आपका रोल कट गया हो, या जैसे आपको कैरेक्टर प्रेजेंट किया गया था आपको स्क्रिप्ट में वैसा आपको नहीं दिखा स्क्रीन के ऊपर और आपको उस चीज़ का बुरा लगा हो? भाई ऐसा मेरे पास हज़ारों बार हुआ है, लेकिन मैं इन चीज़ों को ऐਵੇਂ उड़ा देता हूँ, क्योंकि मैं उस कहानी में विश्वास रखता हूँ जिसमें राजा ने बोला था कि मटके बनाओ, और राजा हर दिन आके सारे मटके तोड़ दिया करता था। लास्ट में सबने हिम्मत हार दी। एक बंदे के पास 1 मटका है, कहा मैं तो यार डिसअपॉइंट हो गया, 1 मटका लेकर जाऊँगा, राजा तो वैसे ही भगा देगा। जब वो 1 मटका लेकर जाता है ना तो राजा उसे राजा की गद्दी देता है कि कोई नहीं बना पाया, तूने 1 मटका बना लिया। तो मैं उस चीज़ में बिलीव रखता हूँ। तो मेरा बिलीव ये है, देखो मेरे रोल बहुत एडिट हुए हैं, ठीक है। अब मैंने एक वेब सीरीज़ की थी जिसका नाम था स्कैम 2003। उसमें आपको वीरप्पन दिखेगा, वीरप्पन का भी कैरेक्टर है जो राजकुमार को किडनैप कर लेता है। तो मेरा था उसमें, बहुत अच्छा सीन था, बहुत मतलब कमाल की प्रेजेंस थी और कमाल की, मतलब उसमें मैंने एक्टिंग की थी। डायरेक्टर साहब ने मुझसे बहुत एक्टिंग करवाई थी, अच्छी एक्टिंग करवाई थी। और मैंने लगा कि फिर डायरेक्टर ने पता नहीं क्या हुआ, डायरेक्टर 6 महीने बाद फ़ोन करता है, जो मेन डायरेक्टर था हंसल मेहता साहब का एसोसिएट मुझे फ़ोन करता है। वो कहता है कि आ जाओ भाई वो रीशूट kरेंगे। मेरे को लगा साला सीन लगता बढ़ गया, मेरी एक्टिंग से बहुत खुश हैं। तो मैं वहाँ पर गया तो फिर ऐसा हुआ कि अब डायरेक्टर की गलती नहीं है, गलती क्या होता है इसमें, किसी गलती नहीं होती यार। एक रिक्वायरमेंट होती है कैरेक्टर की, अगर उन्होंने फुल फ्लेजर बना दिया बाद में यार, सबसे बड़ा बात है एक वेब सीरीज़ बन रही है, कम से कम साला उसमें 100 करोड़ रुपये लगे हैं। अब वो उस हिसाब से उस चीज़ को मीटर को चलाएगा ना, तो गलती उसमें डायरेक्टर की नहीं है ना किसी चीज़ की है। उस सीन की ज़रूरत शायद इतनी ही पड़ी होगी, तो उन्होंने मेरा सीन छोटा कर दिया, चॉप कर दिया, बस ये दिखाने की वीरप्पन खिड़की से देख रहा है और भाई राजकुमार जो फिल्म डायरेक्टर एंड एक्टर थे, साउथ के एक्टर हैं, बहुत बड़े थे, तो वो डर जाते हैं और इस तरीके से केमिस्ट्री और फोटो आ जाती है। बस फोटो में वीरप्पन की एक पिक्स लगा देते हैं। तो मेरा जो बहुत बड़ा रोल था चॉप होके इतना बड़ा रोल इतना सा हो गया। और मैंने कई फिल्में करी जैसे मेरे रोल मतलब पूरे ही हटा दिए गए, तो मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे कोई मेरा रोल समझ लो, मेरा कोई फिल्म भी मेरे इस साल 5 प्रोजेक्ट आए। एक आई मिर्ज़ापुर 3, चलो इसका डिस्कस तो बाद में करेंगे। तो मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता यार, मैं काम करता रहता हूँ, मैं यहाँ काम करने आया हूँ, कोई हटाए ना हटाए ठीक है, मुझे मेरे पैसे मिल गए, आपकी मर्ज़ी, आपको रखना है तो रख लो। दुख बहुत होता है, बहुत दुख होता है, इतना दुख होता है कि मैं 2-2 महीने तक अपने घर के बाहर नहीं निकलता हूँ। दुख इतना होता है कि मैं किसी को अपनी शक्ल नहीं दिखा पाता। दुख इतना होता है कि मैं रोता भी हूँ रात को शीशे के सामने, और भगवान को भी गाली देता हूँ। भगवान को ही तो बोल सकता हूँ ना, और किसी को थोड़ा ना बोलूँगा। मैंने कहा एडिट करवा देना, इस बार भी आपने लंका लगा दी ना, झंड करवा दी ना,
अभी मिर्ज़ापुर 3 मैं अपने डायरेक्टर गुरमीत सिंह को बड़ा थैंक्स बोलूँगा, और वो मेरे लिए भगवान की तरह हैं, हालांकि उनकी उम्र छोटी है। उन्होंने मेरा एक भी शॉट भी एडिट नहीं किया और उन्होंने मेरा पूरा सीन लेकर आए मेरा, तो मैं उनको अपना भगवान जैसा मानता हूँ। तो मेरी लोगों ने मदद करी है यार, मेरे साथ कुछ भी ऐसा नहीं हुआ एडिट वेडिट हो गया, कुछ नहीं हुआ, लोगों ने मुझे काम दिया ना यार। मैंने हंसल मेहता जी की फ़िल्म करी स्कैम 2003, तो उन्होंने मुझे 50,000 रुपये दिए, तो ठीक है ना यार, अब क्या लेगा तू एक स्ट्रगल कर। अब यार दुख तो होता है, दुख से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दुख के बाद खुशी भी आती है, खुशी का दुख होता है, सब झेलना ही पड़ता है, सबके साथ है ऐसा। सर पैसों को लेके कभी आपके साथ कुछ ऐसी प्रॉब्लम आई, जैसे आपको साइन किसी अमाउंट पे कराया हो और प्रोजेक्ट के एंड में आपको कभी पैसे नहीं मिलते? बहुत सारे स्ट्रगलिंग एक्टर्स या जूनियर आर्टिस्ट कहते हैं कि जितने हमको पैसे मिलने चाहिए वो मिलते नहीं हैं, या बीच में जो मीडिएटर्स होते हैं, कोऑर्डिनेटर्स होते हैं, खा जाते हैं पैसे और हम कुछ कर नहीं पाते। तो कभी ऐसा कुछ होता है इंडस्ट्री में, या आपने कभी वो चीज़ फेस की है? मैंने फेस किया कि हर बार फेस करना पड़ता है, लंका लग जाती है। बोलते तुम्हें 2 लाख रुपए मिलेंगे और बाद में तुम्हें 0 1 पैसा नहीं देते। मैंने एक प्रोड्यूसर के साथ काम किया था, कोई लखनऊ का कोई भिखारी था, उससे भाई साहब 1 साल हो गया अभी तक उसने कितने, उससे 40,000 रुपये कुछ लेने थे, मेरे 45,000 रुपये, 20,000 रुपये बचे हुए हैं। एक एक्टर के लिए 20,000 कितनी बड़ी बात होती है। एक प्रोडक्शन हाउस था भोजपुरी समाज का, उसके साथ मैंने किया, उसने भाई साहब ने अभी तक 1 साल से पैसे नहीं दिए। अच्छे प्रोडक्शन हाउस है ना, वो कभी पैसा नहीं दबाते, और एक्टर का पैसा यार क्यों दबाना यार, बेचारा इतनी मेहनत से काम करता है यार, तुम उसे के सेट पे बुलाते हो, अपना कन्वेंस खर्च करके आता है, सोचता है कि इस शॉट से, इस सीन से मेरा नाम हो जाएगा, मुझे हर जगह पहचान मिल जाएगी। वो बेचारा बस इसी लालच में आता है। एक्टर कोई पैसे कमाने आए क्या यहाँ बम्बई में? जितने लड़के यहाँ पर लड़के लड़कियाँ आए हैं एक्टिंग करने के लिए, वो पैसे कमाने थोड़ी ना आए हैं यार, वो कुछ बनने आए हैं, अपने आप को समाज से अलग दिखाने आए। उनके पास यही रास्ता था तो वो इस रास्ते से आए। आप उनको बुलाते हो, उनकी लंका लगाते हो, धूप में उन्हें जूनियर एक्टर बना के खड़ा होता है। भाई जूनियर एक्टर अलग हैं, जूनियर एक्टर का एक होता है बोर्ड होता है, जूनियर एक्टर को उतने पैसे मिलते हैं लिमिटेड, तुम उन्हें भी, जो आजकल क्या हो रहा है एक्टरों को जूनियर एक्टर बना दे रहे हैं। मैं एक फिल्म कर रहा था, फिल्म का नाम था याद नहीं आ रहा मुझे, मैंने देखा उसमें मेरे दोस्त साले जूनियर एक्टर बने हुए बेचारे, मेरे को इतना रोना आ गया, मेरे को आंसू आ गया, मैं कहता मैं भी छोड़ देता हूँ, लेकिन क्या करूँ, मुझे भी तो कुछ बनना था। लेकिन मुझे बहुत दुख हुआ, मैं, वो बेचारे मुझसे आंख नहीं मिला पा रहे थे, लेकिन मैं उनके पास जाके बोला अबे कुछ नहीं होता साले, अगले में मैं जूनियर एक्टर बन के आऊँगा, टेंशन क्यों ले रहा है, अपना तो ये काम है ना। तो यार ये मतलब देख भाई, कोऑर्डिनेटरों का क्या है यार, वो भी कमाने आए हैं, वो साले भी काम दिलाते हैं, आपको दिलाएंगे काम, 20% खाएंगे आपसे, 25%, लेकिन काम तो दिला देते हैं वो लोग। कोऑर्डिनेटर भी बेचारा बंधा होता है प्रोडक्शन हाउस के थ्रू। तो सबसे बेसिकली बात है कि जो अच्छे प्रोडक्शन हाउस वाले होते हैं ना, वो कभी किसी का पैसा नहीं दबाते, सबका पैसा दे देते हैं। लेकिन जो घटिया होते हैं, इनकी नीयत ख़राब होती है, और जो वो सबका पैसा डुबो देते हैं, एक्टर का नहीं टेक्नीशियन का पैसा भी डुबो देते हैं, डायरेक्टर का पैसा भी डुबो देते हैं। तो यार वो है, ये पार्ट ऑफ द गेम है, अभी क्या करेंगे, वो है तो है। इसी चीज़ को कंटिन्यू लेके एक और सवाल है सर मेरा, कि अभी तक जिन भी प्रोडक्शन हाउसेस, प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स जिनके साथ भी आपने काम किया, वेब सीरीज़ हो या मूवीज़, सबसे अच्छा डायरेक्टर एंड प्रोडक्शन हाउस कौन सा लगा आपको, एंड सबसे बुरा कौन था? सबसे अच्छा प्रोडक्शन हाउस, नहीं बुरा तो कोई नहीं था, बुरा वो छोटे मोटे जो मैं बताया उनको कोई जानता भी नहीं है, वो तो उनके साथ तो मैंने काम करा ऐसे ही, मतलब मेरे को लगा मिल जाएगा, लेकिन नहीं हुआ। कोई बुरा नहीं है, जितने भी बड़े प्रोडक्शन हाउस है आपका पैसा कभी नहीं दबाएंगे। मैंने यशराज से काम किया, 6 लाख रुपये थे, आराम से उन्होंने मुझे दे दिए, मस्त मज़ा आ गया। मेरे जो सबसे मेरे डायरेक्टर हैं कुछ जिनको मैं बहुत प्यार करता हूँ, वो भी मुझे बहुत प्यार करते हैं। उन्हें पहले हैं अमोल गुप्ते जी। अमोल गुप्ते जी मेरे गॉडफादर हैं, मतलब वो बेचारे मुझे बहुत प्यार करते हैं। अमोल गुप्ते सर हो गए, मैं उनके हर फिल्म में काम करता हूँ। स्निफ देखी होगी आपने, साइना नेहवाल देखी होगी। दूसरे मेरे डायरेक्टर हैं सनोज मिश्रा जी, उनकी मैंने फिल्म की थी द डायरी ऑफ वेस्ट बंगाल, वो मेरे गार्जियन जैसे हैं, मुझे कोई भी दिक्कत होती है तो वो मुझे संभालते हैं। तीसरे मेरे एक डायरेक्टर हैं जिनका नाम है राजीव मंडी देतरा, मैंने उनका 6 प्रोजेक्ट करे हैं, वो इतने प्यारे बंदे हैं, मुझे हर प्रोजेक्ट में काम देते हैं। चौथे हैं मोहित सूरी साहब, जिनकी मैंने आशिकी 2 की थी, और क्या नाम है ये हमारी अधूरी कहानी की थी। गुरमीत सिंह सर, उनके साथ मैं हमेशा, मतलब वो उनका तो दर्जा बहुत आला है, मतलब मेरी ज़िंदगी में, मतलब मैंने इतनी प्रार्थनाएं करी थी, मेरी बहनों ने, मेरे घर वालों ने प्रार्थना की थी इसका सीन आ जाए, और आ गया। तो गुरमीत सिंह जो सर हैं वो मेरे लिए बहुत ही ख़ास जगह रखते हैं मेरे दिल में, और मैं उनको हमेशा नमन करना चाहूँगा कि उन्होंने यार मेरा ख्याल रखा और मेरा रोल एडिट नहीं करा।
बस मुझे बहुत अच्छा लगा। तो यार अच्छी है इंडस्ट्री, मज़ा आ रहा है यार। देख दुख सुख तो हैं। अभी ठीक है, मैं रहता हूँ वर्सोवा गांव में रहता हूँ, वर्सोवा विलेज में रहता हूँ, कि मेरे लिए बहुत प्यारी जगह है यार, खूबसूरत जगह रहता हूँ यार। समझने की बात है यार, इंसान खुशी महलों में रह ले खुश नहीं रहेगा, चाल में रह के इंसान खुश रहता है, वो इम्पोर्टेंट है। जब आप इस इंडस्ट्री में आए, जाहिर सी बात है काफ़ी सारे लोग आपके साथ ज्वाइन हुए होंगे या जिन्होंने आपके साथ काम स्टार्ट किया होगा और अब वो बहुत बड़े लेवल पे पहुंच गए, तो कोई ऐसा है आपका दोस्त या कोई ऐसा एक्टर कि आपने जिन्होंने आपके साथ काम स्टार्ट किया था और आज वो बहुत आगे निकल गए? भाई ये जो बड़े खिलाड़ी थे ना, देखो जितने भी ये जो आगे बढ़ गए, वो तो अपने लीग में ही नहीं थे ना भाई। हम तो सरकारी स्कूल के बच्चे, वो साले प्राइवेट स्कूल के, कॉन्वेंट स्कूल के बच्चे। हम सरकारी स्कूल वाले उनसे तो वैसे ही नहीं मिल सकते ना यार। जितने बड़े खिलाड़ी थे जो निकल गए, मैं जानता सबको हूँ, लेकिन वो अपने लीग के नहीं थे ना। अपन उनसे बात करते हैं ना वो हमसे बात करते हैं। मैं जानता ऑडिशन में सबसे मिला हूँ, मिलते थे, लेकिन अपन बात नहीं करते थे। अपन अपने घर के स्टार, वो अपने स्टार। तो बस वो वाली फिल्म थी ना, जो जीता हुई सिकंदर, तो अपन सरकारी वाले थे। सर, इंडस्ट्री को लेके काफ़ी ऐसी बातें होती हैं कि प्रोजेक्ट जब लॉन्च हो जाते हैं या मूवीज़ बन जाती हैं तो पर्दे पे तो सब बराबर होता है, लेकिन पर्दों के पीछे बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जो आम लोगों तक नहीं पहुंच पाती, वो सिर्फ एक्टर्स या उन लोगों के बीच ही रह जाती है। तो कभी आपको ऐसा लगता है कि यार इंडस्ट्री में ये जो पीछे बोलते हैं ना बिहाइंड द सीन्स, जब हम कहते हैं कि बिहाइंड द सीन्स, ये बहुत बुरी होती है यार, ये लोगों को पता चलनी चाहिए ये जब चीज़ें, कोई ऐसी चीज़ होती है जो व्यूअर्स तक नहीं पहुंचते लेकिन वो पहुंचनी चाहिए आपके हिसाब से? पॉजिटिव वे में बोलूं या नेगेटिव वे में? जैसे आपकी मर्जी हो। पॉजिटिव वे में बोलता हूँ भाई। जो एक शॉट होता है ना, उसकी प्रिपरेशन में ही 6-7 दिन लग जाते हैं, सोचो। और एक शॉट को देने के टाइम आदमी इतना स्ट्रगल करता है, आपको क्या बताऊँ। एक एक्टर का स्टंट वगैरह करता है या डायलॉग कन्वर्सेशन करता है, तो भाई वो मतलब बहुत ही हैक्टिक है। अगर आप किसी ने शूटिंग देखो ना, पक जाओगे 2 घंटे में, आप पक के अपने घर चले जाओगे। तो मतलब यार बहुत हार्ड वर्क है, तभी एक फिल्म या एक वेब सीरीज बन पाती है। इमोशंस को कैरी करना आसान है। समझ लो अभी आपको गुस्सा आ रहा है, तो आप प्यार वाला सीन कैसे दे दोगे, लेकिन एक्टर को करना पड़ता है। हर बंदे को, डायरेक्टर को यार अपने शॉट्स ध्यान रख के तब आना पड़ता है सेट पे कि कौन सा सीन है भाई, कितने सीन मुझे करने हैं, इसमें कौन कौन सा शॉट लगाऊं, क्या करूं, किस तरह। एक टेक्नीशियन, कैमरामैन को कितनी मेहनत करनी पड़ती है यार। उसे बोला 50 का वो लाओ, ये लाओ, वो लाओ, 35 लाओ, ये लगाओ, उसको सब संभाल के, उसका जो बॉय होता है सब संभाल के लाता है, उसे आराम से लगाता है। कोई साला टूट गया तो उसकी लंका लग जाएगी रात को, समझ रहे हो। वो जो जूनियर एक्टर बेचारे लद लद के आते हैं बसों में, बेचारे ट्रेन में, कहाँ से कौन आ रहा है बेचारा, कौन सा, कोई टीट वाला से आ रहा है, कोई चर्च गेट से, चर्च गेट तो नहीं सॉरी, ये कोई विरार से आ रहा है बेचारा। इतने दूर से मेहनत करके आते हैं यार, और उनको यहाँ के 1000 रुपये 500 रुपये मिलते हैं। स्पॉट बॉय सारा सबसे ज़्यादा मेहनत स्पॉट बॉय करता है बेचारा। सुबह साला 4 बजे उठता है, पहले गोडाउन से सब माल लाता है, वहाँ पर जाके ड्रॉप करता है। और यार बहुत मेहनत का काम है फिल्म बनाना यार। यूट्यूब की फिल्म थोड़ी ना बन रही है यार, तुम कैमरे से शूट कर दोगे, ये सब फटफट हो गया। फिल्म मेकिंग मतलब फिल्म मेकिंग, उससे बड़ी कोई चीज़ नहीं है। सर, सेट पे कभी जैसे कहते हैं ना कि इल ट्रीट किया जाता है बहुत सारे एक्टर्स को, या बुरा व्यवहार करते हैं, या जितनी इज्जत उन्हें देनी चाहिए उनसे बहुत बदतमीजी से बात कर, कभी आपके साथ ऐसा हुआ या आपने कभी देखा और आपको बुरा लगा उस चीज़ का? नहीं हुआ, मेरे साथ तो कोई करता भी नहीं वैसे भी। साला मैं शक्ल से खतरनाक टाइप का लगता हूँ वैसे। मुझे तो सभी प्यार करते हैं, सब जानने लग गए ना अभी, तो मेरे साथ तो कभी ऐसा नहीं। अबे ऐसे कुछ नहीं, ऐसे मैंने चाय बोल दी स्पॉट दादा से, तो स्पॉट दादा थोड़ा टाइम लगा दे, टाइम भूल जाए यार, बहुत काम होते हैं ना, वो समझने की बात है। ऐसे तुम फटाक से किसी को बोल दोगे अरे यार इसने मेरे को चाय नहीं दी, नहीं ऐसा नहीं। बंदे को वहाँ बहुत काम होते हैं। एक स्पॉट दादा को काफ़ी डिपार्टमेंट भी और संभालने पड़ते हैं, काफ़ी चीज़ें सबका ध्यान रखना पड़ता है। तो ऐसे मिसबिहेव कभी नहीं हुआ। कोई तेज या शूटिंग कर रहा है धूप में यार, कोई डायरेक्टर चिल्ला के बोल दे तो फ़र्ज़ है ना उसका बोलना यार। डायरेक्टर के तो हम बच्चे हैं ना, ऐसा नहीं कि उसने आपके साथ बदतमीजी कर दी। वो आपको मतलब वो समझा रहा है, अपना शॉट समझा रहा है, अपने हम सब मिलके एक काम कर रहे हैं, तो उसे हम बदतमीजी में नहीं गिनेंगे। हाँ कोई बदतमीजी कर दे तो, वैसे हमारे साथ कभी हुई नहीं है, हमेशा बदतमीजी कभी नहीं हुई, कभी हुई नहीं भगवान के आशीर्वाद से। इतने साल के एक्सपीरियंस के बाद कोई एक ऐसा आपका पर्सनल ओपिनियन या एडवाइस जो आप हमारे व्यूअर्स को देना चाहते हैं या एक्टर्स को देना चाहते हैं, जो अपकमिंग एक्टर्स हैं जो इस इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, कोई एक ऐसी एडवाइस जो आपने अपने एक्सपीरियंस में से आपको ऐसा लगे कि यार ये मैं एक एडवाइस दूं लोगों को? भाई मैं ये एडवाइस देता हूँ, अगर तुम यहाँ एक्टर बनने आना चाहते हो तो समझ के आना, ज़िंदगी झंड बराबर झूम हो जाएगी। मेरी 40 साल उम्र हो गई, शादी नहीं हुई है, ये समझ लो ड्रॉप बैक है।
कोई बंदी नहीं, कुछ नहीं, ना घर है, 2 लड़कों को पीजी रखता हूँ घर में, तब रहता हूँ। तो अगर तुम्हारे पापा के पास इतना पैसा है और इतना टाइम है 18 साल का, तो आ जाओ। मेरे कम से कम 150 लोग तो मर चुके हैं, 150 दोस्त, पता है आपको? मेरे 150 जो दोस्त हैं ना मर चुके हैं, जो मैं खुद जानता हूँ। मेरा एक दोस्त था जगदीश, वो ऐड करता था, महीने के 6-7 ऐड करता था। पता नहीं उसे, हम सब तो मनुष्य है ना यार, ह्यूमन बीइंग है ना, हमसे प्यार भी होता है। उसे पता है किसी लड़की से प्यार हो गया था, कुछ ऐसा हो गया था, उसके घर वाले यहाँ मार दिया था सर पे उसके। तो वो बेचारा वहाँ इलाज करवाता था अपना इसमें कोकिलाबेन में। भाई साहब एक दिन वो गायब हो गया, मैं उसकी फ़ोटो लेके पुलिस स्टेशन गया था, सर हमारा बंदा खो गया, आज तक नहीं मिला। मेरा एक दोस्त बेचारे की दोनों किडनी चली गई, खास मेरे साथ रहता था गुरजिंदर, मतलब भाई से भाई था मेरा, वो भाई से बढ़कर था। हम दोनों खूब पार्टी करते थे, उसकी दोनों किडनी ख़राब हो गई, बेचारा घर गया, उससे हार्ट अटैक आ गया। मेरा एक दोस्त अभी 2 महीने 3 महीने पहले, उनकी थोड़ी एज ज़्यादा थी, ऐसे लेटा पड़ा हुआ है, तो मैं एक बंदे से बात, साला शराब पी के लेटा रहता था, ये जो ड्रॉप बैक बता रहा हूँ, शराब पी के लेटा रहता था वर्सोवा गाँव में ही। तो मैंने कहा यार ऐसे लेटा होगा ये वासनिक, पता लगा 2 दिन बाद उसकी डेथ हो गई। उसे पुलिस ले गई थी कि लापता कौन है, कहाँ से आया है। भाई जो स्टोरियाँ होती है ना स्ट्रगलरों की हमारे, ये बहुत ख़तरनाक होती है, और सही में लोग स्टेशनों पे सोते हैं। मेरा एक दोस्त जहाँ स्टेशन ये जो होते हैं ना, क्या नाम है, जहाँ पर गाड़ी खड़ी करते हैं, ट्रेनें क्या बोलते हैं उसको, जहाँ ट्रेन खड़ी होते हैं, पेन पार्क। पेन पार्क नहीं, ट्रेन कहाँ खड़ी होती है, रेलवे यार्ड में। हाँ रेलवे यार्ड, वहाँ सोता था मेरा दोस्त। मेरा एक दोस्त ट्रेन से कूद गया था, उसके पीछे कुछ लोग पड़ गए होंगे, वो ट्रेन से कूद गया, बेचारे का घुटना टूट गया, 3 साल तक ऐसे ही रहा, लंबा चौड़ा, मेरे से भी लंबा था वो। तो इसका इतना दर्द है ना एक्टर बनने में भाई, ये कुछ नहीं होता। जाके वहाँ बरसुआ गांव में देखो कितनी टेंशन है बेचारे एक्टरों को, एक एक एक्टर बेचारा, एक घर में 7-7 8-8 लोग रहते हैं, तब जाकर ज़िंदगी चले। भाई इतना आसान नहीं है एक्टर बनना, सीधी सी बात है। अगर दम है तो आओ, सुबह 5 बजे से लेकर रात को 12 बजे तक मेहनत कर सकते हो तो आओ इस शहर में, वरना कैसे करोगे? तुम एक्टर नहीं हो इससे कोई मतलब नहीं है, तुम्हें एक्टिंग नहीं आती हो, मैं कहता हूँ तुम्हें एक्टिंग का ए नहीं आता हो, तुम तभी आओ जब तुम मेहनत कर सकते हो, हार्ड वर्क कर सकते हो। अगर तुम एक्टर बहुत बड़े हो लेकिन तुम हार्ड वर्क नहीं कर सकते तो तुम कभी मत आना इस शहर में। ये जो शहर है वो हार्ड वर्क मांगता है। तो अगर आप हार्ड वर्क करने की आपकी क्षमता है तो आप आओ भाई, मज़े से आओ, अपनी इनिंग्स खेलो, और तुम्हें लगता है स्टार बन जाओगे तो बन ही जाओगे, उसे कोई हरा थोड़ा ना सकता है। सर इंडस्ट्री में रेफरेंस का कितना काम आता है? जैसे हम नॉर्मल भाषा में कहते हैं ना, चमचागिरी या मक्खन लगाने से काम मिल जाता है, या उस डायरेक्टर के पास थोड़ा जाके जी हुजूरी करना तो फटाक से काम मिल जाता, तो ऐसे लोग तो करते ही होंगे। ये कोई वो है क्या, चाटू गाड़ी तो थोड़ी ना है। कैसे अभी तुम मेरे दोस्त बन गए, ठीक है, अब मैं तुमसे अरे भाई कैसे हो, वो है अपना भाई, रोज़ खाना पीना हो रहा है, दारूबाजी हो रही है, मस्ती कर रहे हैं, हा, और जब तुम काम करोगे तो किसी और को दोगे क्या, मुझे दोगे ना। तो ये इंडस्ट्री में चाटुकारितन, या तुम अभी किसी से संबंध नहीं बनाओगे प्रेम वाले, अगर तुम किसी डायरेक्टर से बात नहीं करोगे, उनसे दुआ सलाम नहीं करोगे, तो वो ये देखो, एक प्रोसेस कास्टिंग वाला होता है, एक प्रोसेस होता है जान पहचान वाला, एक प्रोसेस होता है कि आप बहुत बड़े बाप के बेटे हो, फाइनेंसर आपका है, ये है वो है, वो अलग मैटर, सब अलग अलग विभाग बने हुए हैं। तो यार अपन एक जो छोटा बंदा आया है तो क्या करेगा, एक तो ऑडिशन देगा, फर्स्ट स्टेप उसका हो गया ऑडिशन देना, समझ गए। दूसरा स्टेप उसका हो गया जान पहचान बनाना। समझ लो आज तुम किसी डायरेक्टर से जान पहचान बनाते हो, तो वो ज़रूरी नहीं है आपको आज काम दे दे, वो आपको काम देगा 14 साल बाद, 15 साल बाद, 16 साल बाद, 18 साल बाद। तब तक जैसे नीरज पाठक जी, जिनकी मैंने एक वेब सीरीज़ की थी इंस्पेक्टर अविनाश, तो उन्होंने मुझे कितने साल बाद काम दिया, 15 साल बाद। सोच, तो एक दिन ये नहीं है कि तुम आज आए उतरे और ट्रेन से, हवाई जहाज़ से, बस से, और तुम आते स्टार बन गए। समय देना पड़ता है, किसी को जानना पड़ता है, कोई बिना जाने किसी पे भरोसा कैसे करेगा यार। और वो अलग बात है, खतरनाक एक्टर हो, तुम एक्टिंग कास्टिंग के प्रोसेस से आए हो और तुम अपना काम कर रहे हो, दोनों हर बटा हुआ है। कास्टिंग अलग है, जान पहचान अलग है, पैसा अलग है, मैनिपुलेशन अलग है। मतलब आपको स्टार बनना है, आपको एक्टिंग में काम करना है, आपको एक्टर बनना है, तो आप कोई भी रास्ता अपना सकते हो, लेकिन सब रास्ते आएंगे एक ही मंजिल पे, स्टार बनना है ना यार। हर बंदा स्टार बनने आता है, एक्टर बनने कौन आता है, कौन एक्टर बनने आया है? अगर एक्टर बनने आता तो अपना वहीं करते हैं ना एक्टिंग, वहाँ कितने थिएटर ग्रुप है ना, सब स्टार बनने आए हैं यहाँ पर। और आपको बस हार्ड वर्क करनी है, और एक सबसे बड़ी जो चीज़ है ना, किस्मत।
किस्मत कनेक्शन, किस्मत बहुत तगड़ी चीज़ है, भगवान बहुत बड़ी चीज़ है। हालांकि किसी ने उन्हें देखा नहीं है, लेकिन वो हर जगह है। जैसे हमारी आंखें हैं, हम आंखों से देख सकते हैं ना, कान से सुन सकते हैं, नाक से सुगंध ले सकते हैं, जीभ से स्वाद ले सकते हैं। तो ये जो है ना, ये सब चीज़ें जो हैं, क्या नाम है, ये कैसे इंसान के काम नहीं है सब बनाने का, ये भगवान ने करी है। कोई है, शक्ति है, प्रभु ने किया है। तो एंड ऑफ द डे आपका समय आएगा और तब वो आपको जिता देगा। तब तक तो यार थोड़ा घूमना पड़ेगा ना यार, तो हम घूम रहे हैं, बस समय आने वाला है। सर मेरा एक आखिरी सवाल, इंडस्ट्री की एक कोई ऐसी चीज़ जो आपको लगता है इंडस्ट्री से अगर ये चीज़ ख़त्म हो गई तो काफ़ी सारे एक्टर्स या बहुत छोटे जूनियर आर्टिस्ट टेक्नीशियंस को बहुत फ़ायदा हो जाएगा, एक कोई ऐसी चीज़ अगर आपको ख़त्म करनी हो इंडस्ट्री से? क्या चीज़ है ऐसी? कुछ नहीं यार, वो तो सब समय की बात है। क्या क्या ख़त्म कर सकते हैं हम लोग? क्या ख़त्म करेंगे बताओ? सब तो चलता रहेगा ना वैसे। बस वही है कि यार कुछ नहीं ख़त्म करने जो, सब उसी हिसाब चलेगा। बाप अपने बेटे को काम देता है, बेटा अपने बेटे को, तो ये सब काम तो चलता रहेगा ना। वो अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं, इस तरीके से काम चलता रहेगा, है ना। वो अपना काम कर रहे हैं। देखो भाई, एक सुन लो, एक कंपनी में तुम काम करने आए हो, जैसे तुम आज इस कंपनी में काम करने आए भाई, एक मैनेजर होता है, एक ऑफिसर होता है, एक टीम लीडर होता है, एक क्या नाम है, पियोन होता है। सबकी अपनी अपनी ज़रूरतें हैं ना, सबकी अपनी अपनी मर्जी है, मतलब सबका अपने अपने डेजिग्नेशन है ना। मतलब हर बंदा अपने डेजिग्नेशन में काम करता है। अभी तू काम तो सबको मिल रहा है ना, एक पियोन भी काम कर रहा है, वो 15 से 20 हज़ार ले रहा है, टीम लीडर भी काम कर रहा है, 70 हज़ार ले रहा है, मैनेजर 1.5 लाख रुपए ले रहा है, सब काम कर रहे हैं। तो उसी तरह इंडस्ट्री में सब बंदे काम कर रहे हैं। क्या हटाओगे, क्या जोड़ोगे, कुछ समझ नहीं आता ऐसे यार। इंडस्ट्री में जैसे जैसे इंडस्ट्री और आगे बढ़ेगी तो और काफ़ी चीज़ें जुड़ती चली जाएंगी। तो सर जाते जाते एक आपका जो कैरेक्टर है, जैसे मैंने स्टार्ट में बताया गेरुआ का, तो उसका एक कोई डायलॉग हो जाए सर व्यूअर्स के लिए हमारे। वकील साहब नहीं, पंडित जी, सॉरी, वकील तो हैं पंडित जी, लेकिन इंसान नहीं है शायद। तो इसी तरह से रहा सब जर्नी, और कुछ ज़्यादा ठीक है भाई, मेरे कोई उसमें मज़ेदारी नहीं है इतनी ज़्यादा, लेकिन ठीक है, यही है। सर पता चला है कि आप हरिवंश राय बच्चन जी द ग्रेट, क्या कहते हैं उन्हें, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट हमारे इंडिया के, तो उनकी एक कविताएं आप बहुत पढ़ते हैं, सब पता मधुशाला। तो मधुशाला ऑब्वियसली, तो उसकी कुछ पंक्तियां, हाँ जी हाँ जी। तो कवि कहता है कि ये मरने से भी ऊपर की बात कर रहा है। कह रहा साला मैं ना, जो मैं भी बात कर रहा हूँ कि हमें अपना कर्म करते रहना है, और एंड तक, जब तक हमारी मौत नहीं हो जाती तब तक हमें कर्म करना है। और बाद में ना प्रभु तू ना हमारे कान में भी कहता रहे कि हमें तू स्टार बनने आया, तू स्टार, जब मैं मर भी जाऊँ ना तब भी तू कहे मेरे कान में, मैं स्टार बनने आया, मैं स्टार बना, तू स्टार है, तू सुपर स्टार है, ऐसा बोलता रहे। मतलब ये जो कर्म है ना, सपने लेने का, जीने का, आगे भविष्य में योजनाएं बनाने का, ये कोई ख़त्म नहीं होना चाहिए। तो कवि कहते हैं, ढलक रही है तन के घट से, ढलक रही है तन के घट से, संगीनी जब जीवन हाला, पत्र गरल का ले जब अंतिम साकी है आने वाला, हाथ स्पर्श भूले प्याले का, स्वाद सुरा जिब्हा भूले, कानों में तुम कहती रहना, मधु का प्याला मधुशाला। मेरे अधरों पर हो अंतिम वस्तु, न तुलसी दल माला, मेरी जिह्वा पर हो अंतिम वस्तु, न गंगा जल हाला। मेरे शब के पीछे चलने वालों याद इसे रखना, राम नाम है सत्य न कहना, कहना सच्ची मधुशाला। अर्थात कहना तू साले स्टार बनने आया था, तू वही है, यही सच्चाई है। तू अपना कर्म करने आया था, ये बनने आया था, एक्टर बनने आया था, स्टार बनने आया था, यही है, मतलब यही सब कुछ है, इसके अलावा कुछ नहीं है। उसके बाद कभी बोलता है, मेरे शव पर वो रोए जिनके आंसू में हाला, आह भरे वो जो हो सूरीभत मदिरा पीकर मतवाला, दे मुझको कांधा वो जिसके पगमद डगमग होते हों, और जलूं उस ठौर जहां पर कभी रही हो मधुशाला। अर्थात जब मैं मरूं ना तो मेरे सामने सारे स्ट्रगलर होने चाहिए जो मेरे जैसे विचार रखते हो और जो है लड़ने आए हो, और जलूं उस ठौर जहां पर कभी रही हो मधुशाला। अर्थात जलूं साला वहीं अपना वर्सोवा के शमशान घाट में, समझ गया। और चिता पर जाए उढ़ेला, और चिता पर जाए उढ़ेला, पात्र न घृत का पर प्याला, कंठ बंधे अंगूर लता से, मध्य न जल हो पर हाला। प्राण प्रिय यदि श्राद्ध करो तुम मेरा, तो ऐसे करना, पीने वालों को बुलवा कर खुलवा देना मधुशाला। नाम अगर कोई पूछे
नाम अगर कोई पूछे तो कहना बस पीने वाला, जब तवज्जो देने की जरूरत नहीं, साला स्ट्रगलर हूँ, ज़्यादा स्टार बनाने की जरूरत नहीं है, जैसा हूँ वैसा हूँ। ज़्यादा मैं मुकेश अग्रवाल मर गया। नाम अगर कोई पूछे तो कहना बस पीने वाला, स्ट्रगलर लड़ रहा था 18 साल से, मर गया। नाम अगर कोई पूछे तो कहना बस पीने वाला, काम ढालना और ढालना सबको मदिरा का प्याला। जाति प्रिय यदि कोई पूछे तो कह देना दीवानों की, धर्म बताना प्यालों की, ले माला जपना मधुशाला। ज्ञात हुआ, क्या बात है, ज्ञात हुआ यम आने को है, ले अपनी काली हाला। पंडित अपनी पोथी भूला, साधु भूल गया माला। और पुजारी भूला पूजा, ज्ञान सभी ज्ञानी भूला। ना भूला मर करके भी पीने वाला मधुशाला। अर्थात साला मर भी जाऊंगा ना तब भी मैं स्टार हूँ, था और रहूंगा। डेफिनेटली सर। सो थैंक यू सो मच सर, बड़ा ही अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। मुझे भी। एंड आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के लिए आपको हमारे तरफ से बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच। भगवान करे आप और भी आपके आइकॉनिक ऐसे प्रोजेक्ट्स आते रहें, और आपके जो गेरुआ का जो आपका कैरेक्टर था वो आने वाले मिर्ज़ापुर सीजन्स में और आपको अच्छा कैरेक्टर मिल जाए। आई होप यू एंजॉयड इट। थैंक यू थैंक यू सो मच।